हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। यार हम तो ख़त्म कर दिए थे, भूल गए थे एक चीज़ लास्ट मोमेंट पे याद आया था तो नहीं कंप्लीट कर पाए थे। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का टॉपिक है, 5-10 मिनट का है, उसको देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी सर्कुलर मोशन का सारा सवाल आपसे बन सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको सवालों में हेल्प कर देता है, मतलब थोड़ा आसान कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि स्यूडो फोर्स हुआ करता है, जैसा कि स्यूडो फोर्स हुआ करता है। स्यूडो फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात सब याद दिला दोगे? स्यूडो फोर्स का हेल्प कब लेना पड़ता था? जब ऑब्जर्वर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, माने एक्सेलरेटेड फ्रेम में था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना? और ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्पेशली 1 और 2 वो वैलिड नहीं होता है। और अगर उसको एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्वर है और उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करना है या समझना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो उसको एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी का सहारा, उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी का नाम था स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब ही होता है झूठा, है ना? जो सही में एग्जिस्ट, जो एक प्रतीत होता हुआ दिखता है, कब? जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तब, है ना? अच्छा, और स्यूडो फोर्स किधर लगता था? स्यूडो फोर्स क्या है? हम लोगों का अपना एक जुगाड़ है जो हम लोग इजाद किए हैं। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट कराने के लिए स्यूडो फोर्स यूज करते हैं। कब वैलिडेट कराने के लिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब ऑब्जर्वर हो तब। ऑब्जर्वर जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो या एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तब स्यूडो फोर्स किस पे लगाया जाता था? ऑब्जेक्ट पे। किधर लगाया जाता था? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। कितना लगाया जाता था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। यस और नो? अब वैसा ही कुछ कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। पहला काम तो हमको हेडिंग लिख लेना चाहिए, नहीं? क्या करना चाहिए? हेडिंग लिख लेना चाहिए। क्या है हेडिंग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों के द्वारा बनाया गया एक जुगाड़ फोर्स है ना? देखो, जब कोई ऑब्जर्वर किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो, ऑब्जर्वर किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो, तो अगर रोटेट कर रहा है ऑब्जर्वर तो उसके पास तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। स्पीड भले ही नहीं बदल रहा हो लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है मोशन का, तो वेलोसिटी तो बदल ही रहा है ना? तो एक्सेलरेशन तो होगा। तो ऑब्जर्वर अगर रोटेटिंग फ्रेम में है तो ऑब्जर्वर कैसा है? एक्सेलरेटेड है। और वहां पे फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। उसको वैलिडेट कराने के लिए फिर से हमको किसी जुगाड़ का सहारा, और उस जुगाड़ का नाम इस चैप्टर में क्या है? तो पहली बात हम आपको क्या बता रहे हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए कि कोई ब्लॉक किसी रस्सी से बंधा हुआ है किसी स्मूथ टेबल पे, और ये गोल 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 चक्कर लगा रहा है, ऐसे गोल 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 चक्कर लगा रहा है। कर्पूरगौरम करुणावतारम मान लीजिए ये कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। पार्टिकल का, ब्लॉक का मास है m। हम एक ऑब्जर्वर को धरती पर रख दिए तो धरती पे जो ऑब्जर्वर है इसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। तो उसको लगेगा कि ये पार्टिकल अगर सर्कल पे घूम रहा है तो इस पर एक, और यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो सिर्फ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा v²/r। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने वाला कोई होगा। अब या बाकी चीज सब मत नोट करना, ये सब एसी वैसी मत नोट करना। तो क्या हम इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एफबीडी में बनाएंगे क्या?
नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है, वो एक रिक्वायरमेंट है सेंटर की तरफ, उसको हम बोल देते हैं, उस रिक्वायरमेंट का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो रियल में कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, बाहर से कोई फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल जरूरत का पूरा कर रहा होगा। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर को तो सब कुछ सत्य दिख रहा है कि ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो इसको सर्कल के सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है। जो देने वाला कौन है यहाँ पे, जो देने वाला कौन है यहाँ पे, रस्सी का टेंशन, रस्सी का। तो बोलेगा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F बराबर ma, तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अंदर की तरफ T लग रहा है, और T किसके बराबर है, M इंटू ए के बराबर। और ए अभी जो है उस ए का नाम स्पेशली हम लोग रखते हैं AC, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर बाय आर। तो टेंशन जो है इसको M इंटू ए के बराबर है, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर, टेंशन का वैल्यू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर। इज दैट ओके? अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि forget about this observer, forget about this observer, forget about this centripetal acceleration, आप इस सब चीज को भी भूल जाइए और ऑब्जर्वर को क्या कीजिए, इस ब्लॉक पे ही बिठा दीजिए, है ना? ठीक, तो क्या उसको ब्लॉक घूमता हुआ दिखेगा? उसको लगेगा ब्लॉक रुका हुआ और पूरा दुनिया है ना। समझ आया बात? जैसे कि धरती पे बैठ के हम लोगों को होता है, नहीं हमको लगता है कि हम रुके हुए हैं और सूरज भगवान जो है इधर से पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, वैसा ही कुछ होगा। तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ तो इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है। लेकिन अगर किसी मशीन के थ्रू इस रस्सी का टेंशन वो मेजर करे तो उसको टेंशन का वैल्यू तो नॉन जीरो दिखेगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा कि देखो नेट फोर्स है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या बोलेगा वो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो सही नहीं है। क्या उस ऑब्जर्वर के लिए ये बात सही है? उस ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सही नहीं है। वो ऑब्जर्वर गलत फ्रेम में बैठा हुआ है, उस फ्रेम के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं। तो अगर इस ऑब्जर्वर को हमको सच्चाई दिखाना है तो क्या करना चाहिए? रुका हुआ तो दिख रहा है इसको, इधर एक फोर्स टी लग भी रहा है, तो तुम अगर फिजिक्स के कोई स्टूडेंट होते, टीचर होते, साइंटिस्ट होते, तो तुम क्या करते, कैसे इसको समझाते? तुम इसको क्या कहते, वो जुगाड़ कर देते हैं, बोलता है कि भाई तुम कहाँ हो पता है? तो वो क्या बोलेगा वो कि हम एक रोटेटिंग फ्रेम में हैं। तो बोलेगा कि सुनो ना, इस ऑब्जेक्ट पे रोटेटिंग फ्रेम में हो तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम क्या करो, इस ऑब्जेक्ट पे एक झूठा फोर्स लगा दो, जिस फोर्स का नाम क्या है, एफ सेंट्रीफ्यूगल। और ये एफ सेंट्रीफ्यूगल किधर होगा, रेडियस के अलोंग बट अवे फ्रॉम द सेंटर, बट अवे फ्रॉम द सेंटर, यस और नो, अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। या अगर मान लीजिए कि इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया जाता ओमेगा जो कि वी बाई आर होता, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू हो जाता एम ओमेगा स्क्वायर आर। इज दैट ओके? तो पहली बात तो देखने का नजरिया भी आपको बदलना पड़ेगा कि जिस फ्रेम में हम गए वहां से हमको दिख क्या रहा है। इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा ये तुम्हारे कान में आके बताएगा नहीं, ये तुमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम वहां खड़े होते तो वो ब्लॉक हमको कैसा दिखता, वो ब्लॉक तुमको रुका हुआ दिखता। और इस रोटेटिंग ऑब्जर्वर के लिए बातों को अगर समझना है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक झूठा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। और डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग बट टुवर्ड द सेंटर नहीं बल्कि अवे फ्रॉम द सेंटर। और उसके बाद फिर आप इस बात कह सकते हैं कि भाई इसके बाद तुमको एफ बराबर एम ए लगा करके देखो, तुमको सब बात सही सही दिखेगा। तो ये क्या लिखेगा, फॉर दिस ऑब्जर्वर, फॉर दिस ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एट, ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी एट रेस्ट, सीम्स टू बी एट रेस्ट। तो वो लिखेगा T माइनस एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू 0। तो T माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 0। तो T का वैल्यू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। मेरा बात समझ में आया? मेरा बात समझ में आया? अरे हाँ ना, बोलो, या एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आप बात जिस मशीन से मेजर कर रहा होगा उसमें सही में टेंशन का वैल्यू एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ भी रहा होगा। तो क्या हम तुमको अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाए? हम एक एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाए।
हम लोगों को थियरी में क्या लिखना चाहिए? 1 मिनट सर, ये सवाल में आ जाएगा। हम लोगों को थियरी में क्या लिखना चाहिए? तुम लोग कुछ तो बोलोगे यार, तुम लोग अंग्रेजी स्कूल से पढ़े हुए हो, रजनीकांत पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी है, द ग्रेट। कहाँ है ये रजनीकांत पब्लिक स्कूल? साउथ में? अरे सुपौल में रजनीकांत पब्लिक स्कूल। तो मतलब इस तरीके का तमिलनाडु में भी कोई होता होगा, निरहुआ पब्लिक स्कूल खेसारी लाल पब्लिक स्कूल नहीं, मनोज तिवारी इंटरनेशनल स्कूल। सुनो मेरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग क्या लिखे थियरी में, बताओ तो जरा। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स will come into the picture when object is when observer is in rotating frame। रोटेट नॉन इनर्शियल का इन जनरल तो पढ़ ही लिए है ना, अब तो हाँ तो लिख लो इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर, centrifugal force comes into the picture when observer is there in rotating frame, when observer is there in rotating frame, in rotating frame। ओके बच्चों, ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, it is an imaginary force, it is an imaginary। why do we use centrifugal force? To validate Newton's laws of motion in rotating frame। we use this force to validate, we use this force to validate Newton's laws of motion, in rotating frame, is that okay? Yes. Okay, बोलो बच्चों। अब क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। अप्लाई किस पे किया जाता है? ऑब्जर्वर के ऑब्जेक्ट पे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पे। हाँ, इट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो शुरू हो जाते हैं। पीछे के जितने भी सवाल किए हैं हम लोग सर्कुलर मोशन का, ऑल द क्वेश्चंस कैन बी डन फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम ऑल्सो। एक आधा सवाल कर लूं? बोलो बच्चों। yes, अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है सर, तो वो वाला सवाल तो कर लिया ना? कौन सा वाला? रस्सी वाला टेंशन तो आ गया ना, एमबी स्क्वायर बाय आर। एक सवाल और कर लेते हैं। कौन सा सवाल करें बताओ? कोनिकल पेंडुलम कर लें? बोलो बच्चों। कोनिकल पेंडुलम मतलब समझ गए ना? बच्चा वाला झूला है ना? अच्छा, उसको झूला क्यों बोलते? गोल गोल घूमता है झूला, तो इसी तरह होता है। सुनिए मेरी बात, इसमें तो भिन्न भिन्न डेटा दे सकते हैं ना हम आपको। क्या दे दे बताओ? एल दे देते हैं। कितना मीटर आशीष? 10 मीटर का। हाँ, 2 मीटर ले लेते हैं। ये एंगल देख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और इसको रख देते हैं 5 kg, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द यूनिफॉर्म एंगुलर
स्पीड, ठीक है ना। ओमेगा का वैल्यू क्या है वो आप हमको बताइए, ठीक है। तो कुंतल पेंडुलम का ये सवाल हो गया। आपसे पूछा गया है कि एक पार्टिकल रस्सी के सहारे बंधा हुआ है, उसका अपना मास है 5 किलो, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चक्कर लगा रहा है, उसका एक रस्सी का एक सिरा जो है छत पे बंधा हुआ है, और वो जो चक्कर लगा रहा है उसमें रस्सी का लेंथ है 2 मीटर, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, सर आप हमको जरा बताइए कि जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, उस ओमेगा का वैल्यू क्या है, उस ओमेगा का वैल्यू क्या है। ओके, तो क्या करूं, ग्राउंड से तो देख चुका हूं, ग्राउंड से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे हम लोग, ब्लॉक के ऊपर बैठ जाएं। अरे बोलो, क्या करूं, ऑब्जर्वर को बिठा दूं ब्लॉक के ऊपर, ठीक। तो ऑब्जर्वर, फॉर दिस ऑब्जर्वर दुनिया विल सीम टू बी एट in motion, circular motion, but block will seem to be at for this observer acceleration of 5 kg is 0, yes or no? और इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, नॉर्मली जो बनता हो तो बनता ही कितना 5G नीचे, और इधर टेंशन, और ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल, और टेंशन का अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा T cos 30, और इधर हो जाएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिख देंगे हम, अच्छा लिख इतना ही नहीं, एक मिनट, सिर्फ इतना से काम चलेगा क्या। ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है तो ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। What is the value of R? L sin 30. R is equal to L sin 30. दिख रहा है क्या, 1 मीटर, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। और आपको अब हमको ये ब्लॉक रुका हुआ दिख रहा होगा इस ऑब्जर्वर को, तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या लिखेगा, T cos 30 माइनस 5G बराबर 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखेगा, T sin 30 माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, दैट इज ऑल्सो 0, यस और नो। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो पहला इक्वेशन से टी का वैल्यू उठा करके दूसरा इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहला इक्वेशन से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन कॉस 30, 50 अपॉन कॉस 30 नहीं, दिख रहा है, इंटू साइन 30। पहला इक्वेशन से टी का वैल्यू उठा लिए और यहां पुट कर दिए, तो टी है इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम अकेले पढ़ रहे हैं क्या, बोलो, तो कितना हो गया, 10 इंटू 1/√3 बराबर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, √10 अपॉन √3, बोलो, रेडियन पर, कुछ तो बोलो, बोले कुछ तो बोले, तो कहता है रेडियन पर सेकेंड, जो बोलेंगे वो मैं बोलूंगा। वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय। बच्चों चाहे तब तो हम वही सारा सवाल रिपीट कर सकते हैं फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, दूसरे सवाल तो रिपीट कर ही दिए, एक नया क्वेश्चन करा देते हैं। ये क्या है, नहीं, यह है धरती माँ। तो दिस इज आवर मदर अर्थ। ओके, तो धरती क्या है, साकिन है। हाँ सर, ये धरती है, ये अपने अक्ष मतलब अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। कैन यू फाइंड दिस एंगुलर वेलोसिटी, क्या, कैसे, अरे यार इस एंगुलर वेलोसिटी का एक बार कसम खाए हुए हो क्या, नाप शनाप बोलेंगे हम लोग, सोमवारी व्रत तो आज है नहीं, क्या प्रसाद है। ओमेगा का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं ना हम लोग, अर्थ का ओमेगा निकालना ना, टी कितना, अब इतना तो मालूम होगा कि 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो
24 घंटा गुना 3600 सेकेंड। तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ओमेगा ऑफ अर्थ। ये है ना टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, 24 घंटा मतलब 24 इंटू 3600 सेकेंड। एक चक्कर लगाया तो कितना रेडियन घूम गया, 2 पाई रेडियन। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब क्या है कि कोई भी ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा। यहां पर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो इसको धरती तो खींच ही रहा होगा, नहीं इसको धरती खींच रहा होगा कितने फोर्स से, m इंटू जी से। जी का नाम हम यहाँ पे जी नॉट दे देते हैं। जी नॉट का वैल्यू आपको मालूम ही होगा, होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इक्वेटर पे जा करके अगर यहाँ वेइंग मशीन रख देते और इस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते तो m इंटू 9.8 के बराबर वो आता नहीं है। m इंटू 9.8 के बराबर आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि हम इस जगह पे ही बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स और लगाना चाहिए था जो कि लगा नहीं रहे हैं। उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्वियसली आई एम इन अ रोटेटिंग फ्रेम, ऑब्जेक्ट है तो हम भी हैं, वहीं पे हैं। तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, वो कितना होगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, दैट इज 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। खैर वैल्यू हम लोग नहीं रखने जा रहे हैं इसमें। तो ये दोनों नेट फोर्स हो गया, है ना। क्या यही दोनों फोर्स लग रहा होगा, बोलो? नहीं, कायदे से एक नॉर्मल लग रहा होगा। ये दोनों मिल करके इसको सेंटर की तरफ खींचेगा। और उसको कौन बैलेंस करेगा बच्चों? उसको कौन बैलेंस करेगा? यहां से मिलने वाला नॉर्मल। तो बच्चा होगा ये कि mg नॉट बराबर m ओमेगा स्क्वायर r प्लस नॉर्मल। रुका हुआ दिख रहा होगा हमको, तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स 0 दिख रहा होगा। तो यहां से नॉर्मल का वैल्यू जो आएगा वो आएगा mg नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। दैट इज योर नॉर्मल, दैट इज योर। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल जो इस ब्लॉक पे लगेगा दैट विल बी mg नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। ऐसा प्रतीत होगा कि धरती इस ब्लॉक को सेंटर की तरफ g नॉट एक्सेलरेशन से नहीं खींच रहा है, बल्कि g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r एक्सेलरेशन से खींच रहा है। सो इसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। अभी हम इक्वेटर का ही बात कर रहे हैं। वो क्या हो जाएगा, जी अपरेंट का वैल्यू, जी अपरेंट का वैल्यू हो जाएगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, सो नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल आएगा m इंटू जी अपरेंट, दैट जी अपरेंट इज जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। हमको जो वेट मेजर करते हैं, वेइंग मशीन यहाँ पे अगर रख देते तो वो वेट मेजर करता है, लेकिन वो बेसिकली करता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन का मेजर करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू वो कितना बताता, m इंटू जी अपरेंट। इज दैट ओके? मेरा बात समझे? तो जो एक्चुअली में कोई 5 केजी का ऑब्जेक्ट है तो हमको वो 5 केजी का उस मशीन दिखा नहीं रहा होगा, उससे थोड़ा कम दिखा रहा होगा। जो वेट मेजर कर रहा होगा वो कर रहा होगा 5 इंटू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आप घर पे तसल्ली से ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू पता कीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का एग्जैक्ट वैल्यू हमको भी याद अभी है नहीं, बट वो वैल्यू इस जी नॉट के रिस्पेक्ट में अच्छा खासा कम आता है, इसीलिए उसको कई बार हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इज दैट ओके? तो इस पूरे कहानी में हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको ये सिखाया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर पे रखा हुआ हो तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इसका अपरेंट वेट जो होता है इसके रियल वेट से थोड़ा कम होता है। और कितना होता है, कितना कम हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर r कम हो जाता है इसका वेट, ठीक है। या अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज नॉट जी नॉट बल्कि जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वेयर जी नॉट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज 24 आवर का टाइम पीरियड के हिसाब से ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय 24 आवर, या उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। और वो ओमेगा पुट कर देंगे और आर रेडियस ऑफ अर्थ है जिसका वैल्यू 6400 किलोमीटर है या 6400 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर है, वो पुट कर देंगे तो हमको वो जी अपरेंट का वैल्यू आ जाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? बोलो, ठीक है।
तो ये बात लिख लीजिए, फिर हम इसमें एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कराएंगे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मतलब जो रियली अर्थ जितने से घूम रहा है उतने से नहीं, बल्कि किसी और एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे। थोड़ा सा इसको लिखिए, ये लिखिएगा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इक्वेटर। ओके, इतना तो इंग्लिश लिख ही सकते हो आप लोग। बच्चों एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट जो इक्वेटर पे रखा हुआ हो वो वेटलेसनेस फील करे। वेटलेसनेस फील करे मतलब उसका अपरेंट वेट क्या हो जाए, जीरो। अपरेंट वेट जीरो हो जाए मतलब जी अपरेंट शुड बी जीरो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। वेटलेसनेस फील करेगा मतलब यहां पर वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऐसा लगेगा कि हम फ्री फॉल में है, ठीक है। धरती उसको लगेगा कि हमको धरती खींच ही नहीं रहा, तो उसके लिए ये वाला जो जी अपरेंट है दैट शुड बी, तो जी अपरेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी अपरेंट का वैल्यू कितना होता है, जी नॉट माइनस, और वो कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जीरो के बराबर रख दिया। यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या आया, ओमेगा का वैल्यू क्या आया, जी नॉट बाई आर का अंडर रूट। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी नॉट बाई आर का, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी नॉट बाई आर, इज दैट ओके। और तब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा अपने एक्सिस के अबाउट, जो कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी नॉट। अगर कोई सक्षम आदमी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करे तो ये आता है कितना पता है, 84.6 मिनट। अगर कैलकुलेटर में रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दोगे, आर का वैल्यू कितना रखोगे इसमें 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, और जी नॉट का वैल्यू क्या रखोगे 9.8। जब पुट कर दोगे तो टाइम सेकंड में आएगा, उसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो पता चलेगा वो कितना आएगा 84.6 मिनट। इज दैट ओके, लिख लीजिएगा। हाँ, अबे पोल वाला सवाल ही नहीं कर रहे हैं, पोल पे वेटलेसनेस फील हो ही नहीं सकता वहां पे साइंटिफिकल नहीं। पोल पे जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसके रोटेशन का रेडियस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जिस रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका सर्कल का रेडियस तो बदलते जाएगा ना। तो इक्वेटर के अलावा बाकी पॉइंट पे क्या होगा उसका चर्चा हम अभी यहां नहीं कर रहे, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में अलग से उसका करते ही हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां बात करेंगे। इस सब जगह पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा कुछ आ जाता है, करेंगे उसको, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, एक अच्छा सवाल नहीं करना चाहिए हम लोगों को, मतलब हम तो करेंगे तो नहीं भी कहोगे तो ठीक है। 84.6 मिनट, ये 84.6 मिनट का बहुत बार यूज होगा एसएचएम चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में, सब जगह इसका यूज कराएंगे, बार बार यूज होता है। बट ओमेगा का वैल्यू हो गया ये, अपना सवाल का उत्तर तो यही है। ठीक है, बोले बच्चों आगे बढ़ूं? ओके बच्चों सुनिएगा मेरी बात। ये क्या है, एक रॉड है, ओके। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस रॉड के एक एंड को बांध दिए, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, यहां पर क्या है, यहां पे एक रिंग है जिसका मास क्या है m है, हालांकि मास से कोई खास मतलब नहीं है। हम क्या किए हैं कि x0 दूरी पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। शुरुआत में रिंग कहां था, एक्सिस से x0 दूरी पे, ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इस रॉड को ओमेगा, ये स्मूथ है, ये पूरा स्मूथ है। ए बाबू, अगर हम इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे तो ये रॉड यहीं रुकेगा कि बाहर की तरफ जाएगा? रॉड तो घूम रहा है, ये रिंग अगर हम इसको घुमाएंगे तो रिंग फेंकाएगा ना बाहर, पक्का? ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि
व्हाट इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिंग with respect to rod when it is at 2x naught away from axis ठीक है। initially it is at x naught distance is that okay? तो बताइए जरा, रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहे हैं आपको, थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम ही बताएंगे, जल्दी लिख लें। हाँ जी बच्चों, व्हाट शुड आई डू? अगर हम मान लिया जाए कि हम इस पे बैठ जाएंगे और रॉड पे बैठ जाएंगे, तो यार हमको ये रिंग तो आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा ना। रॉड पे अगर बैठ जाएंगे तो हमको सिर्फ ये किधर जाता, रॉड पे बैठ जाएंगे तो हमको रॉड रुका हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन रिंग किधर जाते हुए दिखेगा। तो उसका वजह क्या बताएगा, ये ऑब्जर्वर क्या बताएगा? अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठ जाए तो वो ऑब्जर्वर इस रिंग को आगे जाने का वजह कौन सा फोर्स बताएगा? रुका हुआ था, कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस और नो? तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ये रिंग इन जनरल किसी x दूरी पे होगा तो इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर x, यस और नो? और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके स्पीड को बढ़ा रहा होगा। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं, और इधर अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं, mg और नॉर्मल तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है ना? इस जब आगे जा रहा होगा तो रॉड इसको चक्कर लगा रहा होगा, लेकिन हमको यहां से देखने पर तो लग रहा होगा कि रुका हुआ है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। अभी हम ज्यादा डिटेल डिस्कस करते तो कोरियोलिस फोर्स का बात आता, बट उसका चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको आगे ले जाता, कितने एक्सेलेरेशन से इधर आगे ले जाता? एक्सेलेरेशन कितना होता है? दिस फोर्स बाय मास, तो एक्सेलेरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना? और ये क्या करेगा? इसके स्पीड को बढ़ा रहा। तो ये जो एक्सेलेरेशन होता है उसको हम v dv by dx लिख सकते हैं, यस और नो? इसको v dv by dx लिख सकते हैं, बोलो। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, बाहर की तरफ जो जा रहा हुआ दिख रहा है ना। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखिए तो यहां से v dv का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx। इसके बाद हमारा क्या जिम्मेदारी है? इंटीग्रेट कर ले। शुरुआत में तो ये रखा गया था कितने दूरी पे? x नॉट दूरी पे, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा x का? x नॉट। और उस समय पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना था? और बाद में ये दूरी कितना हो गया है? और उस समय में वेलोसिटी को कुछ मान लेते हैं, v फाइनल मान लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक? और ये जो आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक? यस और नो? तो वैल्यू क्या आ जाएगा? v फाइनल का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू, ये कितना हो जाएगा बाबू? 4/2 माइनस 1/2, नहीं तो दैट इज x नॉट का स्क्वायर ना। ये हो जाएगा 4x नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस x नॉट स्क्वायर बाई 2, दैट इज 3x नॉट स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 काट दें तो v फाइनल का वैल्यू क्या हो गया? √3 ओमेगा इंटू x नॉट, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, विथ रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन का डिस्कशन खत्म करते हैं। कायदे से तो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करना था, लेकिन क्या ही करें, नेक्स्ट ही क्लास में करते हैं, है ना? ओके ठीक है बच्चों, कुछ चीज तो इसमें
सवाल बच ही गया है, मैंने जो बात पढ़ा है उसी को घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछ सकता है। कर दें एंड? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।